Hello everyone, myself Tushar Rana and I am from Triple City and currently I am a second year undergraduate student doing BTech from CSE. Today हम अपना क्लास 12 का चैप्टर नंबर 12 पढ़ने जा रहे हैं. ओके, तो बेसिकली हमारा केमिस्ट्री का जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट होता है उसका चैप्टर नंबर 12 है, दैट इज अल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड. सो जस्ट वेट अ मिनट. ओके, हाँ, आई थिंक नाउ इट इज क्लियर. सो इस चैप्टर में बेसिकली आपको सारे कार्बोक्सिलिक एसिड्स, सारे कीटोन्स एंड सीओएच ग्रुप से रिलेटेड. ओके, तो आपने सारी जो सीएच एंड सीएचओ ग्रुप जो एकदम टॉप मोस्ट प्रायोरिटी वाले फंक्शनल ग्रुप होते हैं उनसे रिलेटेड कंपाउंड्स कैसे फॉर्म होते हैं. ओके, ये सारी चीजों के ऊपर क्वेश्चंस रहेंगे. तो इसमें मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एंड फंडामेंटल थिंग्स पे ज्यादा ध्यान देना होगा. तो आपने आईयूपीएसी जो चैप्टर पढ़े होंगे, ओके, तो इसके कॉन्सेप्ट बहुत से यहाँ पे लगेंगे एंड द मेन थिंग इज दैट यू शुड रिमेम्बर द जीओसी कॉन्सेप्ट्स टू, अगर आपको ये चैप्टर अच्छे से करना है. इस चैप्टर में हर बार की तरह हमारा जैसे एनसीईआरटी एग्जाम के क्वेश्चन का जो फॉर्मेट होता है दैट इज टाइप 1, टाइप 2 टू टाइप 6. तो हम एमसीक्यू टाइप 1 से स्टार्ट करेंगे और ट्राई करेंगे कि आज हमारा एमसीक्यू टाइप 1 फिनिश हो जाए. ओके, सो डोंट वेस्ट एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट. Okay, there is some error with the pen. Just wait a minute. Okay. So that is MCQ type 1. तो इसमें बेसिकली क्या पूछा गया है, चलिए देखते हैं. स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. तो क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है एडिशन ऑफ वाटर टू द अल्काइंस अकर्स इन एसिडिक मीडिया एंड इन द प्रेजेंस ऑफ Hg+2 आयंस एज अ कैटलिस्ट. ओके, तो वो बोल रहा है कि जब आप अल्काइंस में वाटर डालते हैं, ओके, इन एसिडिक मीडिया और वहां पे आपको Hg+2 आयन का एज अ कैटलिस्ट भी दिया रहता है. ठीक है, ये हमारे पास कंडीशन दिया हुआ है. फिर उसके बाद बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विल बी फॉर्म्ड ऑन द एडिशन ऑफ वाटर टू ब्यूट 1 आयन अंडर दिस कंडीशन. ओके, देखिए हमारे पास क्या दिया हुआ है, दैट इज ब्यूट 1 आयन. सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. तो ब्यूटाइन का स्ट्रक्चर आपको पता ही होगा, दैट इज एंड आफ्टर दैट इट इज सेइंग दैट आप ब्यूटाइन स्ट्रक्चर में आपको क्या डालना है, एडिशन ऑफ वाटर. तो चलिए इसके लिए पहले आपको मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पता होना चाहिए ऑफ दैट ब्यूटाइन. ओके, सो ब्यूटाइन सिंपली दैट इज 4 कार्बन स्ट्रक्चर विद अ ट्रिपल बॉन्ड. So it is something like that, CH3 CH2 with C and there is a triple bond at the terminal bond. Okay, so ये हो गया हमारा ब्यूटाइन का स्ट्रक्चर. अब आप इसमें जैसे वाटर डालेंगे दैट इज H2 जो सिंपल पानी होता है आपका, और आपके साथ में इसमें कैटलिस्ट भी दिया है. तो आप चाहे तो राइट में रिएक्शन लिख सकते हैं, यहाँ पे स्पेस कम है तो मैं नीचे लिख रहा हूँ. ओके, तो Hg+2 का हमारे पास कैटलिस्ट है और साथ ही साथ यहाँ पे H2 भी दिया होगा. तो ये एक टाइप की रिएक्शन होती है बेसिकली. सो यहाँ पे आपको OH का मूवमेंट करना पड़ेगा, आपको ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा और वहां पे लोन पेयर और क्या कहते हैं पॉजिटिव डेल्टा पॉजिटिव एंड डेल्टा नेगेटिव बॉन्ड्स देखने पड़ेंगे. ओके, चलिए तो आपको बेसिकली यहाँ पे जो कंपाउंड फॉर्म होता है वो ऐसा कुछ होता है, CH3 CH2 CO एंड CH3. ठीक है, तो इसमें क्या होता है पता है क्या, जो ये जो CH2 वाला जो ट्रिपल बॉन्ड है, ओके, दिस ट्रिपल बॉन्ड, तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको एक बॉन्ड तोड़ना है और उनके बीच में ऑक्सीजन डाल देना है. तो बेसिकली इसमें क्या होता है, सॉरी एक बॉन्ड नहीं, हम वहां पे 2 बॉन्ड तोड़ेंगे. तो ये कैसे हुआ, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनता है. CH3 तो आप टर्मिनल बॉन्ड को ऐसे सिंपली अरेंज कर दीजिए, फिर ये C H यहाँ पे आएगा, H यहाँ आएगा, फिर C, ये डबल बॉन्ड O यहाँ आएगा एंड जो सिंगल बॉन्ड बचता है दैट इज द CH3. तो यहाँ पे जो ट्रिपल बॉन्ड था आपका, एक बॉन्ड तो सिंपली अटैच्ड ही है लास्ट वाले कार्बन से, बट जो दो ये ट्रिपल बॉन्ड में से जो 2 बॉन्ड्स हुए ये कट के हमारे ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएंगे, क्योंकि आपका ऑक्सीजनेशन होता है यहाँ पे, सॉरी हाँ ऑक्सीडेशन होता है बेसिकली. तो ऐसा ऑप्शन कौन सा दिख रहा है हमें, दैट इज द ऑप्शन नंबर बी. ओके, सो जस्ट मार्क इट. तो यहाँ पे जो Hg आयंस होते हैं ना, दैट इज हेल्पिंग फॉर दिस ऑक्सीमर्क्यूरेशन. ओके, तो आपने एक चीज भी पढ़ोगे दैट इज ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन, दैट इज द OMDM. ओके, तो OMDM कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है चैप्टर, सॉरी ये क्वेश्चन. ओके, चलिए लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2. सो बेसिकली आपको सारे प्रीवियस फंडामेंटल्स क्लियर करना पड़ेगा अगर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना था, क्योंकि बिकॉज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको सारे जो भी चैप्टर्स होते हैं वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा मर्ज्ड होते हैं. ओके, अगर मान लीजिए आपको यहाँ पे इसके बाद में बोल देता क्या कहते कि ये जो कार्बन है, ओके, दिस कार्बन या फिर इस कार्बन,
इसमें आप बोल देता कि इसमें कायरलिटी बताइए, ओके, या फिर इसका आइसोमेरिज्म बताइए, कुछ भी पूछ लेता। बट अगर आपको आइसोमेरिज्म चैप्टर नहीं आता और आपने मेन आंसर भी निकाल लिया, उसके बाद में आपसे बोल दिया कि ये ऐसा आइसोमर है या फिर आर आइसोमर है, ओके, या फिर उसका सेंटर कायरल है या फिर अकायरल है, बट वहां पे आपको दिक्कत आ जाएगी, ओके। सो जो पिछले टॉपिक्स आपको पूरे अच्छे से कंप्लीट करने होंगे, ओके। आफ्टर दैट यू कैन फॉरवर्ड विद दिस क्वेश्चंस, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज द मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल एडिशन, ओके। तो आपने न्यूक्लियोफाइल चैप्टर पढ़ा होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ओके। तो जो एक एल एल सॉरी, हाँ, सो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक, या फिर यहाँ एसिडिक रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन भी कह सकते हैं, ओके। तो देखते हैं, तो हमें बताना है कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव कंपाउंड बताना है टुवर्ड्स दिस न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। यहाँ पे हमारा न्यूक्लियोफाइल बहुत जल्दी अटैच होगा। तो न्यूक्लियोफाइल बेसिकली क्या होता है, आपका ये न्यूक्लियोफाइल जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पेशीज होता है, बेसिकली आपका निगेटिवली कंपाउंड रहते हो। तो आपके जो कंपाउंड रहते हैं उसमें जब आपको इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी मिलेगी, तो या फिर कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा जो लिविंग ग्रुप होता है, ओके, तो वो लिविंग ग्रुप आपके कंपाउंड में से चला जाता है और वहां पे आपका ये न्यूक्लियोफाइल अटैच हो जाता है। जैसे कि अगर मान ले कि ये जो कार्बन है, ओके, तो जब आप यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैच करवाएंगे, तो अगर मान लीजिए आपके पास ये न्यूक्लियोफाइल है, सिंपल कोई भी न्यूक्लियोफाइल ले लेते हैं हम। अगर ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे आ रहा है, ओके, चलिए मैं यहाँ पे ले लेता हूँ राइट साइड में, ओके। तो लेट्स फॉरवर्ड विद द फर्स्ट ऑप्शन ओनली। तो अगर ये न्यूक्लियोफाइल मान लीजिए, जैसे हम कुछ भी ले सकते हैं, ओके। सो फॉर जनरल पर्पस जस्ट टेक एन ओनली, ओके। तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है, ये जब यहाँ पे आता है, ठीक है, तो ये ऑक्सीजन बॉन्ड यहाँ जाता है, ओके। अभी ऑक्सीजन बॉन्ड यहाँ चला गया, यहाँ ऑक्सीजन के ऊपर में निगेटिव चार्जेस आ जाते हैं, ठीक है ना। तो ये न्यूक्लियोफाइल जब यहाँ पे अटैच होता है ना, तो कैसा होता है पता है क्या, देखिए CH3 ऐसा आएगा, फिर ये O के साथ में O निगेटिव फॉर्म होता है, दैट इज दिस टाइप ऑफ O निगेटिव। यहाँ पे तो आपका न्यूक्लियोफाइल अटैच हो गया, फिर यहाँ H जो ऐसा रहता है, ये H आपका ऐसे चल जाएगा, ओके। और फिर ये CH3, फिर C, और वो जो बॉन्ड गया था, ओके, ये न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड ये फिर से वापस आ जाता है, ओके। तो ये कुछ इस टाइप से न्यूक्लियोफाइल ऐसे कुछ अटैच हो जाता है। कई किसी किसी स्ट्रक्चर में आपका न्यूक्लियोफाइल अटैच होने के बाद भी COO के साथ में, जिस CO डबल बॉन्ड हो, अगर एक और न्यूक्लियोफाइल आ रहा है तो वहां पे ऑक्सीजन बॉन्ड OH में कन्वर्ट हो जाता है, ओके। तो ये सारी चीजें आपने पढ़ी होगी, मैंने ऐसा ब्रीफ इंट्रो दिया कि हाउ न्यूक्लियोफाइल अटैक्स और ओके प्रोसेस डन, ओके। So let's see in which case it can be possible the most न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो देखिए, जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की प्रोसेस होती है ना, वो यानी कि हमारे अल्डिहाइड हो गया, कीटोन्स हो गया, या फिर कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया, उसके अकॉर्डिंग आपके एक सीरीज होती है, ओके। तो आपने ये पढ़ी होगी कि जो रिएक्टिविटी ऑफ अल्डिहाइड्स होती है और जो कीटोन्स होती है, ओके, तो एक स्टेरिक फैक्टर्स होते हैं, जहाँ पे यानी कि मान लीजिए स्टेरिक हिंड्रेंस आपने पढ़ा होगा, जहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस है, तो वहां पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक होना उतना ज्यादा पॉसिबल नहीं है। बट अगर आपका स्टेरिक हिंड्रेंस, अगर दोनों एटम्स इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ओके, तो आपने ये पढ़ा होगा कि जैसे SN2 रिएक्शन होता है, ओके, तो ये हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप पे करता है, ओके। सो लाइक दिस। तो आप सबसे पहले ये चीज देखेंगे, यहाँ पे देख ले, तो अगर आप यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेंगे तो यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा है ड्यू टू दिस बेंजीन रिंग, ओके। तो यहाँ पे तो बहुत दिक्कत। अब बात करते हैं हमारे, दैट इज अल्डिहाइड एंड दिस वन इज कीटोन। तो अगर हम फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन को देखें, फर्स्ट एंड सेकंड, तो फर्स्ट हमारा हो गया अल्डिहाइड एंड सेकंड वन इज दैट कीटोन, ओके। तो जो रिएक्टिविटी ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन्स होती है ना, ये स्टेरिक फैक्टर्स पे डिपेंड होती है। तो अगर हम बात करें कार्बोनाइल ग्रुप की इनमें, ओके, तो वो सबसे ज्यादा हाईएस्ट पॉजिटिव चार्ज का होना चाहिए, ओके। तो और जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट पॉजिटिव चार्ज का होगा वही सबसे ज्यादा मोस्टली रिएक्टिव होगा, ऐसा कह सकते हैं हम, ठीक है ना। सो इफ द C डबल बॉन्ड O ग्रुप हैव मोस्ट पॉजिटिव inductive effects, okay, impact, sorry, the attack tendency will be reduced, okay। तो ये कुछ इसका पढ़ना होता है। तो ऐसा किस में दिख रहा है, तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में आप जब देखेंगे तो यहाँ पे CH जो है ना, यहाँ पे इसके कारण थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नीचे दिख जाता है, बट द थिंग इज दैट ये देखिए कीटोन है, ओके, दिस वन इज कीटोन, ये पूरी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ओके। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा रिएक्शन पॉसिबल है टुवर्ड्स दिस न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, सो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट, ओके। सिंपल था। देखिए मैंने आपको पूरा स्टार्टिंग से बताया, आपको पूरा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन समझाया, ओके। तो इसमें थोड़ा टाइम लगा, बट इफ यू आर स्मार्ट, ओके,
तो आप पहले से याद कर लेंगे कि एल्डिहाइड और कीटोन में आपको बेसिकली कौन सा ज्यादा सबसे ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के थ्रू फेवर्ड होता है। ओके, और ये जो बेंजीन रिंग हो गया तो इसमें आप इजीली देख सकते हैं कि इसमें तो अपना स्टेरिक हिंडरनेस और ये सब आ रहा है, तो इसमें तो छोड़ ही दीजिए आप। ओके, चलिए लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ। तो देखिए एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में बात हुई है और हमारे पास चार दैट इज बेसिकली कंपाउंड्स दिए। फर्स्ट वन इज फिनॉल, इथेनॉल। ओके, तो हम सब इजीली एक देखते हैं। ओके, तो पहले लिख लेते हैं व्हाट इज दिस एसिडिक स्ट्रेंथ। तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी बहुत से फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। मेनली आप देखिए इसमें सारे कॉन्सेप्ट आपको जीओसी के लगेंगे, दैट इज ऑल इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट। ओके, तो उसमें बेसिकली आपको चेक करना है कि इनका पहले तो आपको फॉर्मूला पता रहना चाहिए। ओके, चलिए तो पहले देखते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले दिया फिनॉल, फिर दिया हमारे पास इथेनॉल। तो ये हमारे दो टाइप के अपने तो पहले अल्कोहल आ गए, फिर हो गया, फिर एसिटिक एसिड दिया है एंड क्लोरो एसिटिक एसिड दिया है। ओके, क्लोरो एसिटिक एसिड एंड अपना सिंपल एसिटिक एसिड। Okay, so I don't think that you don't know the formula of these structures. Okay, phenol, ethanol. Okay, सब तो C2H5OH, this acetic is CH3COH. Okay, तो ये सब easy structures है। तो I am not drawing this one. Okay, चलिए तो अब देखते हैं करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ। तो पहले इसके पीछे का फटा करते हैं। देखिए जो फिनॉक्साइड आयन होता है ना, ओके, यानी कि जब आप रेजोनेंस करेंगे, ओके, जब आप रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाएंगे इन सभी का, तो फिनॉल में जो फिनॉक्साइड आयन होता है वो बहुत ज्यादा स्टेबलाइज्ड होता है रेजोनेंस के कारण। ओके, और उसी के कारण आपका जो दैट इथेनॉल है ना, वहां पे आपकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम आती है। तो ये क्या बोला आपने, रेजोनेंस और एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे मैच हुए? तो देखिए जो अगर हम बात कर ले फिनॉल की, ओके, तो वो इथेनॉल से ज्यादा होती है, आप सभी को पता है। दैट इज फिनॉल इज हैविंग ग्रेटर एसिडिक स्ट्रेंथ देन इथेनॉल। तो आई डोंट थिंक दैट यू आर नॉट अवेयर ऑफ दिस इंफॉर्मेशन। ओके, तो आप सभी को पता है कि फिनॉल में आपका रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेगा। ओके, अब देखिए अगर जहां रेजोनेंस आ जाता है, ओके, जहां रेजोनेंस आ गया वो तो सबसे ज्यादा यानी कि भगवान ही हो गया। ओके, तो जहां रेजोनेंस आ गया आप वहां पे कुछ मत देखिए, सिंपली ये समझ लीजिए कि वहां पे सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगी। तो फिनॉल और एथेनॉल के बारे में बात करें इन सिंपली अल्कोहल, तो वहां पे आपको फिनॉल इज ग्रेटर देन द इथेनॉल इन टर्म्स ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। ओके, सो ऐसा कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है? दैट इज बेसिकली ऑप्शन नंबर सेकंड एंड ऑप्शन नंबर 3 में हमें ये दिख रहा है। ओके, तो हमारे ऑप्शन नंबर 4 एंड ऑप्शन नंबर 1 तो पहले ही कैंसिल आउट हो गए। तो आपको ऐसी यानी कि एक एक पार्ट में तोड़ते जाना है और आपको फिर आपको ऑप्शन भी उस हिसाब से कम करते जाना है, तो आपके पास मल्टीपल आंसर के चॉइस ना रहे ज्यादा, तो आपको आंसर पता करने में इजीली यानी ईज होगी थोड़ी सी। ओके, तो अब बात करते हैं हम दूसरे आयंस के। ओके, जब हम इथेनॉल के बारे में बात करें तो वहां पे रेजोनेंस नहीं देखा जाएगा। ओके, तो मैंने ये बता दिया, उसी के कारण हमारा फिनॉल इज ग्रेटर देन दैट वन। नाउ अगर हम क्लोरो एसिटिक एसिड के बारे में बात करें तो इसकी एसिडिटी जो होती है ना वो एसिटिक एसिड से ज्यादा होती है। ओके, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। द एसिडिटी ऑफ क्लोरो एसिटिक एसिड इज हायर देन दैट इज CH3COOH। ओके, तो ये चीज याद रखनी। अब आपके पास ऑप्शन क्या आ सकते हैं कि ओके, सो वी ओनली हैव द टॉप टू ऑप्शन, सो जस्ट चेक इट, सो थर्ड वन विल बी करेक्ट। अगर आपके पास ऐसा दे दिया रहता कि ये जो एसिटिक एसिड और क्लोरो एसिटिक एसिड है ये दोनों को आपको लेफ्ट साइड में कर दिया रहता और बाकी दोनों जो लेफ्ट में पहले से दिया उसको राइट में कर दिया रहता, तब तो क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी हो सकता था। पर आपको ये भी पता है कि जो एल्कोहल्स होते हैं, ओके, एल्कोहल्स जितने भी एल्कोहल्स हो गए आर लेस एसिडिक देन कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स। ओके, कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स। तो ये सारी चीजें छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान रखनी है जिससे आपके क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो पाए। चलिए लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? दैट इज द कंपाउंड। ओके, तो हमारे पास कुछ कंपाउंड स्ट्रक्चर दिया है विद दैट बेंजीन रिंग। तो क्या दिया हुआ है? PHOC। ओके, कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन। तो इसकी प्रिपरेशन करनी है, तो चलिए देखते हैं। पहले हमारे पास कंपाउंड जो हमें चाहिए वो लिख लेते हैं, दैट इज PHOC डबल वन O एंड PH। ओके, सिंपल स्ट्रक्चर है। फिर ये क्या बोल रहा है? इसके स्ट्रक्चर प्रिपेयर करने के लिए हमारे पास चार मेथड्स दी हुई है, तो चलिए एक एक करके देखते हैं। तो
पहला ऑप्शन दिया है दैट इज द फिनॉल एंड द बेंजोइक एसिड। ओके, तो आपको सिंपली बोल दिया है दैट इज C2H5, दैट इज C6C5H C6H5OH एंड बेंजोइक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ NOH। तो आई डोंट थिंक इट विल फॉर्म दिस स्ट्रक्चर। ओके, क्योंकि NOH के प्रेजेंस होने से वहां पे आपको ऐसा कुछ, देखिए NOH है एक टाइप का बेस, ठीक है ना। तो अगर आप जब बेंजोइक एसिड और फिनॉल में डालेंगे तो बेंजो दैट बेस विल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। ओके ठीक है, बट वहां पे OH एंड NOH उसका इन्वॉल्वमेंट नहीं आएगा आपका, यानी कहना चाहिए कि अगर आपको मैं बताऊं दैट इज C6H5O COC6H5। ओके, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ दिस वन। ओके, अगर आपको ये चीज बनानी है तो आपको जो बेंजोइल क्लोराइड जैसे कुछ स्ट्रक्चर लेना पड़ेगा और वहां पे कुछ pyridine वाले कैटलिस्ट भी लेना पड़ेगा। ओके, तो सो आई थिंक द ऑप्शन रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन विल बी सेकंड। ओके, तो सेकंड ऑप्शन देखते हैं क्या लिखा है। जब आप फिनॉल रिएक्ट्स विथ एसिड क्लोराइड। ओके, जब आपका फिनॉल एसिड क्लोराइड से रिएक्ट करता है, ओके, तो आपका, और वहां पे आपको ये भी दिया है कैटलिस्ट हमारा प्रेजेंट है एज अल्कली। ओके, प्रेजेंस ऑफ अल्कली इज देयर, दैट इज NOH बेसिकली। ओके, तो आप सभी को पता है NOH इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। फिर उसके बाद में बोला है उसके साथ साथ आपको क्या दिया हुआ है, और अल्कली क्या दिया हुआ है हमारे पास, दैट इज pyridine ऑल्सो, pyridine। और क्या दिया हुआ है, दैट इज एसिड क्लोराइड। ओके, एसिड क्लोराइड, ये सारे एग्जांपल एक्स्ट्रा है जो कि आप और ऐड कर सकते हैं इन केस ऑफ दिस कैटलिस्ट। ओके, और आप ऐसे भी लिख सकते हैं दैट इज बेंजल क्लोराइड। ओके, ओके, सो यू कैन टेक एनी ऑफ दिस। सो हमारे पास दैट इज प्रेजेंट, सेकंड वन इज दैट प्रेजेंस ऑफ pyridine। ओके, तो हमारे इनमें से आ रहा है दैट इज pyridine आ रहा है, ठीक है। तो आप जब बेंजोइल पेरोक्साइड और फिनाइल को, दैट इज फिनॉल को pyridine की प्रेजेंस में जब कहना चाहिए कि रिएक्ट करवाते हैं तो आपका ये स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, दैट इज स्ट्रक्चर फॉर्म्ड इज, या फिर कंपाउंड कह सकते हैं, कंपाउंड इज फॉर्म्ड इक्वल टू C6H5O CO C6H5। ओके, और यही हमारा रिजल्टिंग स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से देखना है। तो इस प्रोसेस में बेसिकली ना आपको HCl भी निकलेगा। तो ये कुछ बाय प्रोडक्ट होते हैं तो इन पे ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, बट लेट्स राइट इट डाउन। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस pyridine इज यूटिलाइज्ड, क्योंकि वही हमारा एज अ कैटलिस्ट प्रेजेंट है तो हमें वही यूज करना पड़ेगा टू न्यूट्रलाइज 4 HCl मॉलिक्यूल्स। ओके, तो 4 HCl मॉलिक्यूल्स को हमें न्यूट्रलाइज करने के लिए हमारा ये जो pyridine दिया हुआ है इसके मॉलिक्यूल्स यूज होगा। ओके, सिंपल। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, द रिएजेंट विच डज नॉट रिएक्ट विथ बोथ एसीटोन एंड बेंजल्डिहाइड। ओके, तो चलिए ये देखते हैं। तो हमारे पास दो कंपाउंड दिए हुए बेसिकली एसीटोन एंड बेंजल्डिहाइड। ओके, और वो बोल रहा है कि इनमें से कौन सा रिएजेंट है जो इन दोनों कंपाउंड के साथ में कंप्लीटली रिएक्ट नहीं करता, यानी कि दोनों के साथ, सॉरी एक और नहीं है, दैट इज एंड देयर। ओके, सो जस्ट सी, एसीटोन आपको पता है दैट इज यूज्ड इन द नेल पॉलिश। ओके, एंड बेंजल्डिहाइड, बेंजल डिहाइड। ओके, तो ये दो कंपाउंड्स दिए। अब ये बोल रहा है ये किस वाले रीजन के साथ में रिएक्ट नहीं करेंगे। चलिए ये देखते हैं। तो देखिए एसिटिंग हमारे एसिटोन्स जो होते हैं हमारे, सॉरी, हाँ, एसिटोन्स होते हैं हमारे कीटोन ग्रुप के। ओके, कीटोन ग्रुप। ओके, और जो हमारे अल्डिहाइड और कीटोन होते हैं ना, यानी कि ये अल्डिहाइड, ये तो बेसिकली अल्डिहाइड है, दिख रहा है। अब हमें इन दोनों को पहले तो डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा। ओके, तो जो अल्डिहाइड और कीटोन को डिस्टिंग्विशिंग करने का जो एक मेथड होता है बेसिकली, उसमें हम एक फेलिंग टेस्ट करते हैं। आपने पढ़ा होगा कि अगर आपको अल्डिहाइड और कीटोन के बीच में डिफरेंस पता करना है, यानी कि अगर आपके पास कोई भी कंपाउंड दिए, ओके, तो आप उसमें ऐसे कुछ एलिमेंट डालिए या फिर किसी सॉल्यूशन में डालिए या उसके किसी कंपाउंड के साथ में रिएक्शन कराइए, ताकि आपको कुछ विजिबिलिटी चेंजेस दिखे। ओके, या फिर कुछ कलर में चेंजेस दिखे या फिर कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दैट सॉल्यूशन फॉर्म। ओके, तो उसके लिए हम एक टेस्ट यूज करते हैं टू डिस्टिंग्विश देम, वी यूज फेलिंग टेस्ट, फेलिंग
या फिर फेलिंग सॉल्यूशन ज्यादा अच्छे से जानते हैं आप। ओके, तो फेलिंग सॉल्यूशन कह सकते हैं आप। तो इस फेलिंग सॉल्यूशन में क्या होता है, देखिए, तो जो कार्बोनाइल ग्रुप्स होते हैं ना, ओके, यानी फेलिंग सॉल्यूशन में जो कार्बोनाइल ग्रुप्स होते हैं वो हमें सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड और बेनफिनाइल हाइड्रोजाइन के साथ में ग्रुप होते हुए दिखते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, दैट इज कार्बोनाइल ग्रुप आर फाउंड इन सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। ओके, तो एक ये चीज होता है, दैट इज जो हमारे पास लिखा भी है, दैट इज द फर्स्ट ऑप्शन। तो सोडियम ये अलग ग्रुप इसलिए मैटर करता है क्योंकि जब आप फेलिंग सॉल्यूशन का टेस्ट करते हैं तब आपको ये सी डबल बॉन्ड ओ वाले ग्रुप इनके साथ में मैच करते हुए दिखेंगे। ओके, और उसी के बेसिस पे हम अपने फर्दर एक्सपेक्टेड आउटकम्स ड्रॉ करते हैं। ओके, और इसमें क्या रहता है, फिनाइल हाइड्रोजन भी रहता है, फिनाइल हाइड्रोजन, और साथ ही साथ क्या रहता है, ग्रिग्नार्ड रीजन रहता है। तो आप सभी को पता होगा व्हाट आर द ग्रिग्नार्ड रीजन। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही नेम्ड रीजन होता है फॉर इन टर्म्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहना चाहिए। ओके, तो द ओनली थिंग विच इज नॉट रिएक्टिंग विथ ऑल दिस एसीटोन एंड बेंजोआल्डिहाइड इन दैट फेलिंग सॉल्यूशन, वो हमारा क्या होता है, फेलिंग सॉल्यूशन। ओके, सो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। तो आप सभी को पता होगा कि फेलिंग सॉल्यूशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है विथ रिस्पेक्ट टू जेई ऑल्सो। ओके, सो इसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट उसके आगे और बहुत से टेस्ट आते हैं जिससे हम अल्डिहाइड एंड कीटोन्स को और ज्यादा फाइन मेथड में हम और डिस्टिंग्विश कर पाते हैं। ओके, तो ये कुछ मेथड होती है। तो और इसमें क्या लिखा मैं, दैट इज कीटोन्स जो होते हैं और जो एरोमेटिक अल्डिहाइड्स होते हैं वो फेलिंग सॉल्यूशन के साथ में रिएक्ट नहीं करते बेसिक। ओके, कीटोन्स एंड एरोमेटिक अल्डिहाइड्स डू नॉट रिएक्ट्स विथ दिस फेलिंग सॉल्यूशन। ओके, तो ऐसा नहीं कि फेलिंग सॉल्यूशन इनके साथ में कंप्लीटली रिएक्ट नहीं करते, पर जो एरोमेटिक होते हैं ना उनके साथ तो बिल्कुल नहीं करते। अब देखिए बेंजल डिहाइड है, ठीक है ना, तो ये तो हमारा हो गया एरोमेटिक। तो अब यहाँ पे एरोमेटिसिटी आ गई, इसकी वजह से हमारा फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट फेल हो जाता है। ओके, सो दैट्स द ऑप्शन। चलिए, ओके, लेट्स कम द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कैनिजारो रिएक्शन इज नॉट गिवन बाय। ओके, तो ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है। ओके, आपने पढ़ी होगी, दैट इज कैनिजारो रिएक्शन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, तो देखते हैं, तो कैनिजारो रिएक्शन किस फॉर्मेट में होता है ये मैं आपको बता रहा, दैट इज आपको बस स्ट्रक्चर देखना है। ओके, तो चलिए देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 इज रॉन्ग, second is also wrong, third one is also wrong. So the correct option for this Cannizzaro reaction will be CH3CHO। तो ये कैसे आता है चलिए देखते हैं। तो व्हाट इज दिस कैनिजारो रिएक्शन, तो इसमें क्या होता है पता क्या, जो अल्डिहाइड्स होते हैं ना, ओके, जिन अल्डिहाइड्स में हाइड्रोजन एटम्स एक एक हाइड्रोजन एटम होता है बेसिकली। ओके, जैसे मैं आपको यहाँ बना के दिखा देता हूँ, CH3C, इट इज H एंड दिस इज डबल बॉन्ड O। तो ये हमारा एक टाइप का अल्डिहाइड हो गया, तो इजीली दिख रहा है। तो इसमें जो एक हाइड्रोजन होता है ना, इसके इस पे मैटर करता है व्हाट इज दैट आउटकम ऑफ अदर पार्टिकल्स। ओके, और अदर एटम्स कह सकते हैं। तो देखिए, जो CH3CHO है इसमें हमें अल्फा पार्टिकल्स, अल्फा हाइड्रोजन चेक करना पड़ता है, अल्फा हाइड्रोजन। ओके, तो जो ये कैनिजारो रिएक्शन इट ऑल रिवॉल्व्स अराउंड दिस अल्फा हाइड्रोजन पार्ट। ओके, तो इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है, दैट इज CH3 में। तो देखिए इस वाले हाइड्रोजन को हम गिनते नहीं, बेसिकली दिस हाइड्रोजन वी विल स्टडी। सो दिस देयर आर 3 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है ना, और इसी की वजह से ये हमारा कैनिजारो रिएक्शन नहीं देता, ठीक है ना, क्योंकि जो कैनिजारो रिएक्शन होता है उसको बेसिकली वन वन अल्फा हाइड्रोजन चाहिए रहता, बट इसमें हमारे 3 अल्फा हाइड्रोजन, तो वहां पे कैनिजारो रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। ओके, सो दैट्स द केस। ओके, सो ऑप्शन नंबर 4 विल बी करेक्ट बिकॉज वी हैव टू चूज द नॉट स्टेट, नॉट ऑप्शन। ओके, जिसमें कैनिजारो रिएक्शन पॉसिबल नहीं हो सकता। ओके, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है व्हाट इज द प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन द कंपाउंड। ओके, तो ये कंपाउंड दिया हुआ है, इज ट्रीटेड विद द कंसंट्रेटेड एक्वस QoS सॉल्यूशन। तो ये भी एक टाइप का बेसिक सॉल्यूशन ही है। चलिए देखते हैं, पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं जो दिया हुआ है। तो बेंजीन का कुछ सिंपल सा रिंग है विद दैट अल्डिहाइड।
ओके, बेंजोल्डिहाइड बेसिकली ये हो गया हमारा बेंजोल्डिहाइड। और इसको आपने क्या बोला है, ट्रीटेड विद कंसंट्रेटेड एक्वस क्यूएस सॉल्यूशन। ओके, तो ये देख लेते हैं, कंसंट्रेटेड एक्वस भी है हमारे पास और KOH सॉल्यूशन। ठीक है, अब इसके बाद में क्या प्रोसेस होता है चलिए देखते हैं। तो देखिए, जब आप KOH ऐड करेंगे ना इस कंपाउंड में, तो उसमें आपको थोड़ा सा आयनिक चार्जेस का मूवमेंट दिखेगा। ओके, तो कुछ आयनिक बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं, क्योंकि देखिए KOH जो होता है बेसिकली वो भी ऊपर से हमारे पास एक्वस सॉल्यूशन में, ठीक है ना। तो एक्वस सॉल्यूशन में सारे एटम्स जब आयंस में फॉर्म होते रहते हैं, तो चलिए हम इन्हें अटैच करते हैं सिंपली वन बाय वन। तो ओके, तो क्या फॉर्मेशन होगा ये दिखा रहा है। तो देखिए, जब आप सिंपली दिस, ये जो स्ट्रक्चर आपके पास दैट इज बेंजोल्डिहाइड, तो ये आपने सिंपल ऐसे करिए, और ये सी जो है और ये डबल बॉन्ड हो, वेट मिनट, ओके, लाइक दिस वन। तो ये जो सी होता है वो ऐसा डबल बॉन्ड ओ एंड दिस इज एच, लाइक दिस वन। ओके, तो यहाँ पे जो जब KOH आता है ना, ओके, तो ये एच और ये OH ये हट जाता है, और KOH का ये एच हट जाता है। तो ये जो कहना चाहिए कि हाउ कैन आई से, ये एच ऐसे कर दीजिए। ओके, मैं स्ट्रक्चर बना था ताकि और अच्छे से आपको समझ आए। ये सी है, यहाँ एच है, और ये डबल बॉन्ड ओ है। ओके, आई थिंक नाउ इट्स क्लियर। तो ये जो ओ एच और उसका एच है, तो दिस इज माइनस ऑफ H2O। तो जब आप कंसंट्रेट H2KOH को आप इस कंपाउंड में डालेंगे, तो ये H2 पानी बन के निकल जाता है। ओके, बेसिकली, और आपका जो बचा हुआ कंपाउंड होता है दैट इज O निगेटिव एंड K पॉजिटिव। ओके, ये अटैच हो जाता है। अब क्या हुआ पता है क्या, अब ये तो हो गया आपका फर्स्ट कंपाउंड। अब इसके बाद में क्या होता है, ये और एक अपनी सिमिलर एटम के साथ में फिर से ट्रीट करेगा। ओके, सो दैट इज लाइक दिस वन। ओके, लाइक दिस वन। पर इस बार क्या होगा पता है, CH2OH विल बी देयर, ठीक है ना, क्योंकि हमने यहाँ पे चार्जेस बना लिए थे। ओके, तो इस तरीके से होता है। अब यहाँ पे क्या होता है पता है, कि आपको दिख रहा होगा कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर दिखने लगा आपको, है कि नहीं। ओके, सो दिस इज K प्लस एंड O नेगेटिव, तो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर इज देयर। ओके, और वहां पे आपको ये भी दिख रहा है कि जो हमने वाटर रिमूव करा, ओके, तो उसकी प्रोसेस कुछ इस प्रकार होती है। अगर मैं आपको टेक्निकल टर्म में थोड़ा लिखा हूँ, दैट इज ट्यूब टू प्रोडक्शन ऑफ स्टेबल कॉन्जुगेट बेस। ओके, आफ्टर हाइड्रोनियम इज रिमूव फ्रॉम फिनॉल। ओके, तो ये हमने रिमूव करा था, अभी देखे हमने। सो इट इज मोर स्टेबल देन अल्कोहल। ओके, तो जो अल्कोहल स्ट्रक्चर बना उससे ज्यादा स्टेबल होगा ड्यू टू दिस एसिड बेस कॉन्जुगेट पेयर। ओके, तो चलिए देखते हैं, और इसके पीछे एक और रीजन भी होता है, मैं आपको बताऊंगा कि दैट इज जब आप CH3 में सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH को जोड़ते हैं, और अब आप इसमें 40% H2SO4 डालेंगे और 1% HgSO4 डालेंगे, तो आपके पास एक कंपाउंड आता है दैट इज A, ठीक है ना। और जब आप इस A स्ट्रक्चर का आइसोमेरिज्म स्ट्रक्चर देखेंगे दैट इज आइसोमर, तब आपके पास CH स्ट्रक्चर फॉर्म होता है दैट इज CH3C CH3 डबल बॉन्ड O, ठीक है ना। So this is the correct option. So what will be the option for regarding this? This is only simply this D1. Okay. चलिए, let's move on to question number 8. Okay. So question number 8 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास कुछ स्ट्रक्चर दिया हुआ है लाइक दिस वन CH3 CH4। अब ये बोल रहा है स्ट्रक्चर ऑफ A एंड टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इन द अबव रिएक्शन आर। ओके, तो हमें आइसोमेरिज्म का स्ट्रक्चर बताना है इन दैट A। तो चलिए देखते हैं। तो मैंने आपको ऐसा डायग्राम अभी ही बना दिया लाइक दिस वन। ओके, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। तो हमने इसमें क्या करना है, स्ट्रक्चर ऑफ ए एंड टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इन दिस रिएक्शन, तो हमें आइसोमेरिज्म बताना है इसमें। तो पहला दिया है प्रोपेन टू ऑल मेटामेरिज्म। तो ओके, तो हमें पहले कंपाउंड का नाम दिया हुआ है ऑफ ए, और उसमें जो आइसोमेरिज्म यूज हुआ है उसका नाम दिया हुआ है। ओके, तो आपको पता है कि कितने टाइप के आइसोमेरिज्म होते हैं। ओके, सो यू शुड रिमेम्बर दिस वन। तो चलिए देखते हैं। तो
इसके लिए आपको बेसिकली वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन करवानी होगी। ओके, तो जो इसका आंसर बेसिकली प्रोपेन टू ऑल होता है। तो ये कैसे आता है मैं आपको बता रहा हूँ। जब आप CS3 में, ओके, CS3 में सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड CS दिया हुआ है और आपने ये सब कैटलिस्ट डाला, मैं वो लिख नहीं रहा हूँ। तो यहाँ पे जो कंपाउंड बनता है ना वो कुछ इस तरीके से बनता है, CH3 सिंगल बॉन्ड C। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि ये डबल बॉन्ड है, तो आपको सिंगल कैटलिस्ट दिया है, तो आपको पहले वन स्टेप रिएक्शन करना होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, पहले तो डबल बॉन्ड CH3 रहता है और OH जुड़ जाता है। ओके, तो आपके पास ए कंपाउंड आ गया इजीली, दैट इज prop 1 इन टू ऑल। ठीक है, लेकिन अब आप इसमें टॉटोमेरिज्म करेंगे, टॉटोमेरिज्म, क्योंकि ये आपको दिया हुआ। ठीक है, अब आप इसमें जब टॉटोमेरिज्म करेंगे तब आपके पास कंपाउंड जो फॉर्म होता है वो कुछ इस प्रकार होता है, दैट इज बेसिकली CH3 सिंगल बॉन्ड C, CH3 एंड गिविंग यू OH। अब देखिए यहाँ पे आइसोमेरिज्म का फॉर्म दिया है। ओके, नाइस। तो जो फॉर्मेशन होता है ना, उसके बाद जो स्ट्रक्चर मिलेगा दैट इज ये हमारा हो जाएगा एसीटोन। ओके, और वो जो हमारे पास था दैट इज प्रोपेन 1 इन टू ऑल। ओके, सो ऑप्शन नंबर आई थिंक 1E1 ऑल। ओके, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, सो 4। तो आपको देखिए यहाँ पे ट्रिकी पार्ट क्या था, आपको पता है क्या, ये आपको इस कैटलिस्ट में, ओके, ये कैटलिस्ट जो है वो किस तरीके से अडेप्ट कर रहा है इस रिएक्शन में, ये चीज चेक करनी थी। ओके, आपको बेसिकली ये स्टेप आ जाता तो आप इजीली कर पाते। ओके, और फिर इस कंपाउंड से आपने इस कंपाउंड पे विथ डो नॉट चेंजिंग द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो कौन सा आइसोमेरिज्म यूज हुआ वो चेक करना था। ठीक है, इजी। चलिए, लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 9। तो देखिए जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है ना, और बेसिकली जो अल्टरनेट कीटोन्स चैप्टर है, तो इसमें आपको बहुत सारे रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन ही मिलेंगे। ओके, तो आप इसमें थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन मोस्टली कम मिलते हैं, और इसमें थ्योरी होती क्या है, इसमें जो भी थ्योरी होती है इज ऑल बेस्ड अपॉन दैट फंडामेंटल टॉपिक्स ओनली। ओके, तो इसमें ऐसा कुछ याद करने वाला नहीं, आपको समझना ही पड़ेगा सारे क्वेश्चन। जैसे अभी देखिए 9th क्वेश्चन में मुझे दिख रहा है CH3 MgBr HCl, तो ये एक टाइप का हमारा एक रीजेंट हो गया, तो वहां से कुछ फर्दर रिएक्शन हो गया, फिर H2SO हो गया, तो वहां पे आपका बेसिकली हाइड्रोजनेशन हो जाएगा वहां पे, या फिर कहना चाहिए कि आपका वहां पे एसिड H+ जो आयन है, ओके, तो उससे आपका अटैक होगा। फिर उसके बाद में H बोरो दैट इज हाइड्रोबोरो ऑक्सीडेशन करवाना पड़ेगा, तो ये बेसिकली ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। फिर हमें A और C के बीच में ये चेक करना है कि वो किस टाइप के आइसोमेरिज्म है। तो देखिए इसमें सारे जो कॉन्सेप्ट है वो पूरे एक दूसरे से लिंक्ड है। ओके, चलिए मान लिया आपने कि सारा रिएक्शन सब कर लिया, बट आपको यही नहीं पता कि आइसोमेरिज्म कैसे दिखती है। ओके, तो वहां पे आपको दिक्कत आ जाएगी। चलिए, अब बात करते हैं क्वेश्चन के बारे में, दैट इज CH3 CHO। तो हम वन बाय वन जाएंगे। तो सबसे पहले दिया हुआ है CH3 MgBr, और सेकंड ऑप्शन में दिया है दैट इज H2। ओके, तो CH3 MgBr फॉलोड विद H2, तो ये रिएक्शन तो देखते हैं। तो इस टाइप से हो जाएगा। अब उसके बाद में क्या दिया हुआ है, दैट इज H2SO4 दिया हुआ है, दैट इज द सेकंड ऑफ। ओके, तो ये A बनने के बाद में ये होगा, और साथ साथ हीटिंग भी दी है। अब इसमें आपने डाला तो कुछ B बना, और उसमें आपने HBO करा, दैट इज हाइड्रोपोरेशन ऑक्सीडेशन, तो आपके पास C बना। तो ठीक है, कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन तो क्लियर हो गए। अब इसमें हमें बताना है कि आइसोमेरिज्म क्या है। तो अगर आप इसे क्वेश्चन को पूरा एकदम स्टार्टिंग से सॉल्व करेंगे तो वो गलत हो जाएगा। देखिए आपको थोड़ा स्मार्ट तरीके से वर्क करना होगा। तो देखिए हमें चेक करना है आइसोमेरिज्म बिटवीन A एंड C। ओके, ओके, सो A एंड C में आपको पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप आई थिंक यू कैन जस्ट कहना चाहिए क्या, थोड़ा सोच सकते हैं या फिर कुछ अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरीके से आपका फंक्शनल ग्रुप मूव करेगा इन दैट A एंड C। तो देखिए, तो जो फंक्शनल ग्रुप होता है ना, द पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप इन द सेम कार्बन डिफर्स इन पोजिशनल आइसोटोप। तो ये मैंने कैसे लिखा मैं बताता हूं आपको। देखिए, तो अगर आपने यहाँ पे H2 है तो यहाँ पे H+ होगा। ओके, तो CH जो कंपाउंड होता है बेसिकली,
जब आप उसमें CHO में MgBr जोड़ेंगे, ओके, तो वहां पे आपको बेसिकली उतना कुछ चेंजेस नहीं मिलेगा, ठीक है। तो सिंपली वहां पे जो आइसोमेरिज्म देखा जाता है इज जस्ट अ पोजिशनल आइसोमेरिज्म, ओके। तो वहां पे आपको पोजीशन ऑफ दैट फंक्शनल ग्रुप जस्ट चेंजेस, ओके। तो इसमें कुछ नहीं होता क्योंकि आपने यहाँ से H+ लिया, यहाँ से O नेगेटिव बनेगा, फिर वो ये H+ के कारण फिर से OH आ जाएगा, फिर हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन की वजह से जो OH बना था वो फिर से डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बेसिकली ऐसा कुछ होता है। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, देखिए, अगर ये CH3C फिर ये H है, डबल बॉन्ड O है, मान लीजिए ऐसा कुछ है, तो फिर ये CH3MgBr जो है CH3Mg, ओके। तो Mg और ये Br हो गया, तो Br नेगेटिव गया, ये नहीं डेल्टा नेगेटिव है, डेल्टा पॉजिटिव कहना चाहिए, ओके। सो इस टाइप का कंपाउंड है। तो यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल बनेगा वो यहाँ पे आएगा, इस CH3 बना, C O नेगेटिव हुआ और ये हो गया OH, क्योंकि इस एल्डिहाइड है, फिर H आ गया, फिर ये न्यूक्लियोफाइल आका, ये सब हुआ, ठीक है, नाइस। अब उसके बाद में क्या हो गया, यहाँ पे H+ ऑक्सीडेशन हुआ, ये OH आया ही कब, आफ्टर दिस ऑक्सीडेशन, ओके। तो ये तो हो गया ऐसा। अभी इसके बाद में क्या होता है पता है क्या, अब आपने जब इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन किया ना, तो ये CH3 हो गया, फिर ये OH हो गया ना, तो COH जो होता है बेसिकली, तो यहाँ पे O तो सिंपली ऐसे अटैच ही रहेगा और यहाँ पे रहेगा, तो ये बेसिकली पोजीशन आइसोमेरिज्म का खेल है, ओके। तो इस टाइप से कुछ देखा जाता है। और यहाँ पे जब आप पॉजिटिव कार्बोकैटायन लगाएंगे तो और उसके यानी कि बेस्ड ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन की वो 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है, आपको पोजिशन आइसोमेरिज्म और चेंज कर सकते हैं आप, ओके। सो लाइक दैट, सो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। चेक, लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुटेबल रीजन फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन, ओके। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, CH3 CH डबल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड, CH3। इससे आपको जाना है किस स्टेप पे, दैट इज CH3 CH डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड एंड OH, ओके। तो इसमें आपको क्या दिख रहा है, देखिए यहाँ तक के तो चीजें सेम है, ठीक है, ठीक है। बस आपको दिख रहा है ये CH3 ग्रुप OH से रिप्लेस हो गया है, ठीक है। तो बेसिकली आपका क्या हो रहा है, ओके, व्हाट इज हैपनिंग इज, तो यहाँ पे आपको कुछ कंपाउंड दिया हुआ है दैट इज कीटोन टाइप का, ओके, और वो चेंज हो रहा है कीटोन टू अल्कोहल, ओके। तो देखते हैं, तो इसके बीच में हमें रीजन बताना, तो देखते हैं। ये एक टाइप की ना एक आइडोफॉर्म रिएक्शन होती है, कैसे मैं बताऊं, क्या कहना चाह रहा मैं, यहाँ पे क्या हो रहा है बेसिकली, द कीटोन ग्रुप इज ऑक्सीडाइज्ड, ओके, एंड कन्वर्टेड टू अल्कोहल, ओके। तो अल्कोहल भी नहीं कह सकते, सॉरी, माय मिस्टेक, दैट इज कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ओके। तो यहाँ पे कीटोन का हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्जन हुआ है। तो ये बेसिकली एक टाइप की आयोडोफॉर्म रिएक्शन होती है, कैसे, क्योंकि इसमें I2 एंड NOH यूज होता है। तो ये आंसर है बेसिकली फॉर दिस क्वेश्चन। सो ऑप्शन नंबर C विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। तो इसमें होता क्या है, दैट इज इट इज एन आयोडो। तो आपने ये एक नाम होता है रिएक्शन का, आयोडोफॉर्म रिएक्शन, तो आपने ये पढ़ा होगा, जिसमें मिथाइल कीटोन्स इन्वॉल्व होते हैं, कुछ सॉल्यूशन इन्वॉल्व होते हैं इन दैट, ओके। सो इन्वॉल्विंग मिथाइल कीटोन्स। फिर इसमें क्या होता है पता है क्या, जो रिएक्टेंट्स होते हैं ना, ओके, और जो प्रोडक्ट साइड है, दोनों साइड में आपके पास डबल बॉन्ड दिख रहे हैं, ओके। कैसे दिख रहे हैं, देखिए, रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड, दोनों साइड में आपके पास डबल बॉन्ड है, ओके। तो वो कुछ चीज नहीं हो रहे पूरी रिएक्शन में, तो हम उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, बट देर हम ऐसा, हम वहां पे और एक चीज देख सकते हैं कि वो कीटोन से कार्बोक्सिलिक ग्रुप में चेंज हो रहे हैं, ओके। तो यहाँ पे बेसिकली ऑक्सीडेशन होता है दैट ऑफ दैट कीटोन ग्रुप, ओके। तो जब आप ऑक्सीडाइज करेंगे तो कैसे करेंगे, तो चलिए मैं आपको बताता, दैट इज सिंपली, अगर ये वाला जो एकदम लेफ्ट मोस्ट पार्ट आप छोड़ दें, तो देखिए CH2 जो हो गया, तो यहाँ डबल बॉन्ड O और ये CH3 हो गया। तो आप जब इसमें आयोडोफॉर्म एंड NOH रिएक्शन करते हैं, तो यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल या फिर जो अटैकिंग स्पेशीज होता है, मान लीजिए, ओके, तो वो कुछ ऐसा कुछ करता है कि यहाँ से कुछ ऐसा होता है, फिर ये O नेगेटिव जाता है, तो ये कुछ ऐसा CH2 होता है, सॉरी, दैट इज बेसिकली सिंगल CH और ये CH3 जैसा का वैसा, फिर ये हो जाएगा O पे नेगेटिव। अब यहाँ पे आ गया अपना न्यूक्लियोफाइल।
अब ये जो होता है ना, ये बहुत अनस्टेबल हो जाता है। तो ये क्या कहता है कि मैं तो फिर से आऊंगा, क्योंकि मैं जहां था मैं वहीं आऊंगा। तो ये फिर से आता है। अब क्या होता है पता है, ये जो न्यूक्लियोफाइल जो आया, दैट इज बेसिकली दिस वन। तो ये जो NOS न्यूक्लियोफाइल आया, दैट इज OH। ओके, तो ये OH क्या बोलता है पता है क्या, मैं अब वापस नहीं जाऊंगा। तो ये वापस नहीं जाता, तो उसकी जगह कुछ और लोअर एटम को भेजना पड़ता है। ओके, लोअर टेंडेंसी ग्रुप। तो फिर वहां पे ये वाला ग्रुप जाता है, तो ये कुछ O, यानी कि कहना चाहिए CH। और यहाँ पे क्या बन जाता है आपका डबल बॉन्ड O, क्योंकि ये तो आ गया, OH जो नया वाला आया और CH तो चला गया। तो ये इस टाइप से कन्वर्जन होता है विद दैट आयोडोफॉर्म रिएक्शन। ओके, आई थिंक दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू नाउ। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल गिव ब्यूटेनॉन ऑन ऑक्सीडेशन विद अल्कलाइन KOMnO4। ओके, तो हमारे पास चार। ओके, सो बेसिकली हमारे पास दो स्ट्रक्चर दिए हुए, दैट इज ब्यूटेन 1 ऑल एंड ब्यूटेन 2 ऑल। सॉरी, दिस वन और, ये दोनों स्ट्रक्चर में से ही हमारा कुछ होगा। ओके, लेट्स सी। तो हमें बताना है कि ब्यूटेनॉन इसमें से किसमें बनेगा, ब्यूटेनॉन। चलिए देखते हैं। तो पहले तो ब्यूटेन 1 ऑल का स्ट्रक्चर बना लेता हूँ। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, सिंपल। ठीक है, ये हो गया हमारा ब्यूटेन 1 और ब्यूटेन 1 और। तो देखिए, जब भी कोई प्राइमरी, ओके, आपको ये चीज याद रखनी है, वेन एवर प्राइमरी अल्कोहल, तो देखिए आपको दिख रहा होगा OH टर्मिनल बॉन्ड पे सिंगल कार्बन इज कनेक्टेड टू दैट OH ग्रुप। तो आपको इतना याद रखना है, जब भी कोई भी प्राइमरी अल्कोहल, जैसे कि सिंपली फॉर दिस एग्जांपल दैट इज ब्यूटेन 1 ऑल, जब ये रिएक्ट करता है बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ में, हमारे पास जो कि दिया हुआ है दैट इज अल्कलाइन KMnO4, व्हेन इट रिएक्ट्स विथ एन एक्सट्रीमली, या फिर ओके, स्ट्रॉन्ग पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, जब भी आप किसी पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ में दैट इज प्राइमरी अल्कोहल को रिएक्ट कराते, ओके, तो वहां पे आपको क्या पता है क्या, यहाँ पे एग्जांपल भी लिख देता हूँ, दैट इज बेसिकली KMnO4। तो वहां पे आपको कार्बोक्सिलिक एसिड बनते ही दिखाई देगा। ओके, इट प्रोड्यूसेस कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, बट अगर हम बात करें सेकेंडरी अल्कोहल की, बट इफ वी टॉक अबाउट सेकेंडरी 2 डिग्री अल्कोहल, तो इस केस में क्या होता है पता है क्या, जैसे आप ब्यूटेन 2 का स्ट्रक्चर बना लेंगे, तो दिस वन 1 2 3 4, यहाँ पे आपने OH लगा दिया, तो दिस वन इज द ब्यूटेन 2 स्ट्रक्चर। तो इसमें क्या होता है पता है क्या, ये ऑक्सीडाइज हो जाता है अंडर द प्रेशर ऑफ KMnO4, और ये आपको कीटोन प्रोड्यूस करता है। एंड विथ KMnO4 इट गिव्स कीटोन। तो आपको समझ आ गया कि 1 डिग्री के साथ में आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा और 2 डिग्री के साथ में आपको कीटोन मिलेगा। सो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट, क्योंकि हमें ब्यूटेनॉन चाहिए। ओके, और ब्यूटेनॉन बेसिकली इट इज अ फॉर्म ऑफ, इट इज अ कीटोन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है, इन क्लेमेंसन रिडक्शन कार्बोनाइल कंपाउंड इज ट्रीटेड विद। तो आपने क्लेमेंसन रिडक्शन पढ़ी होगी, क्लेमेंसन रिडक्शन। ओके, तो क्लेमेंसन रिडक्शन में बेसिकली होता क्या है, तो इसमें कुछ कार्बोनाइल कंपाउंड्स होते हैं, वो कुछ उन्हें हम ट्रीट करते हैं विद सर्टेन रीजेंट। तो वो रीजेंट ही हमें बताना है कि कौन से रीजेंट होते हैं। तो देखिए, अगर मैं ये लिख लूँ कार्बोनाइल कंपाउंड, और इसको हम रिएक्ट कराएंगे विथ व्हाट, या तो जिंक अमलगम HCl, सोडियम अमलगम HCl, जिंक नाइट्रिक एसिड, और सोडियम अमलगम प्लस HNO3। तो इसका आंसर बेसिकली ए ऑप्शन होता है, और ये बहुत ही ज्यादा यानी कि ऑब्वियस बात है, ऑब्वियस इन द सेंस कि ये आपको ऑलमोस्ट हर टीचर बताएगा आपको कि क्लेमेंसन रिडक्शन इन्वॉल्व्स द जिंक अमलगम HCl एज अ कैटलिस्ट, ओके, और अ रीजेंट। ओके, तो दैट इज जिंक अमलगम ऐसे। तो इसके पीछे क्या थ्योरी पार्ट भी है, आई थिंक यू आर अवेयर अबाउट दैट। ओके, तो इसमें क्या होता है, जैसे कि बेसिकली आपको ये तो पता है ना व्हाट इज क्लेमेंसन रिडक्शन। ओके, फॉर यू लेट मी टेल, क्लेमेंसन रिडक्शन क्या होता है, दैट इज जब आपका कार्बोनाइल ग्रुप हो गया, कार्बोनाइल ग्रुप,
ओके, जब आप इसमें ए रीजन डालेंगे तो वो CH2 में बेसिकली कन्वर्ट हो जाता है। ओके, तो अब आप ये अमलगम क्या होता है ये देखिए। अमलगम एक टाइप के रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, ओके, जो कि बहुत ही लॉन्ग समय तक के देखे जाते हैं। और क्लेमेंस रिडक्शन में बेसिकली होता क्या है, जो हाइड्रोजन क्लोराइड होता है ना, दैट इज HCl इन दैट जिंक अमलगम, HCl। ओके, तो HCl एक्ट करता है एज एन एसिड। ओके, तो वो क्या करता है पता है कि जो कीटोन ग्रुप्स होता है ना, ओके, उनके इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर करता है जिंक अमलगम से कार्बन एटम। ओके, तो क्या कहना चाह रहा हूं मैं कि इन दिस इन दिस reaction, okay, hydrogen, that is HCl, acts as an acid, protonating protonating the ketone elements, okay, ketone, and transferring, तो ये ट्रांसफर करता है इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम जिंक टू कार्बन एटम्स, और उसी की वजह से आपको वहां पे जो कीटोन या फिर अल्डिहाइड्स है उनसे कन्वर्जन मिलता है टू दैट CH2 ग्रुप। सो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। ओके, सो नाइस। ओके, तो इसमें क्वेश्चन नहीं थे, उतने ज्यादा क्वेश्चन नहीं थे आई थिंक, बट द क्वेश्चन वर क्वाइट गुड एंड वर लेंथी टू, बिकॉज ऑल द क्वेश्चंस वर having the steps and all the structure formula। ओके, सो कुछ कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट फॉरवर्ड भी थे, बट हमने उन्हें अच्छे से ब्रीफिंग के साथ में करा तो हमें थोड़ा टाइम लग गया। बट ओके, आई थिंक आप सबको समझ आ गया होगा अच्छे से। तो ठीक है, हमारा टाइप 1 यहाँ पे खत्म होता है। लेट्स मूव टू द टाइप 2। आई थिंक वी कैन डू 1 और 2 क्वेश्चन। तो आपको पता होगा कि मल्टीपल चॉइस टाइप 2 में बेसिकली एक दो या दो से ज्यादा ऑप्शंस करेक्ट होते हैं। ओके, तो आपको इस बार और मोर एक्यूरेसी के साथ में आंसर सॉल्व करना पड़ेगा, और आपको सारे पॉसिबल आंसर चेक करने होंगे, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप एक बार और एक चीज याद कर लीजिए कि अगर आपके पास कोई आंसर आ भी जाए ना, तब भी आप दूसरे ऑप्शन को चेक कर लीजिए, क्योंकि उसमें ऐसा रहता है कि आपको एक से ज्यादा आंसर मिलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और आपसे पूछ लिया जाता है व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन, बट आपने एक प्रोडक्ट निकाल लिया और आपको पता है कि वो हो रहा है, बट द थिंग इज दैट अगर उसकी स्टेबिलिटी इशू आ रहा है, यानी कि वो उससे ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट भी हमें मिल रहा है, तो आप जस्ट गो फॉर दैट मोर स्टेबल स्ट्रक्चर, that is the major product। Okay, so that's the, so let's see, I'm using a new page, so it is quite a good stuff that, okay, MCQ type 2। तो चलिए देख, तो MCQ टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 13 स्टार्ट करें। तो उसमें बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डू नॉट अंडरगो एल्डोल कंडेंसेशन। तो एल्डोल कंडेंसेशन आई थिंक आप सभी ने पढ़ा होगा। ओके, तो एल्डोल कंडेंसेशन किस वाले कंपाउंड में नहीं होगा, चलिए देखते हैं। तो अगर हम बात करें ए वाला, तो ये तो सिंपल है, इसमें तो सॉरी आई थिंक मैंने गलत मार्क कर दिया, क्योंकि हमें बताना है जिसमें नहीं हो, जबकि इस वाले में होता है। ओके, तो ये सिंपल अल्डिहाइड है 1 डिग्री, तो इसमें अल्डिहाइड कंडेंसेशन देखा जाता है, अल्डोल कंडेंसेशन देखा जाता है। अगर हम बात कर ले फर्स्ट वन, तो ये तो हो गया हमारा ट्रू। सेकंड वन देखें, सॉरी दिस वन इज फॉल्स, ये नहीं होगा। अगर सेकंड के बारे में बात करें, दैट इज बेंजीन, दैट इज बेंजल्डिहाइड। ओके, तो देखिए जो CHO होते हैं ना, ओके, CHO ग्रुप जो होते हैं, इसमें ये अल्डोल कंडेंसेशन नहीं कर पाते ड्यू टू दिस बेंजीन रिंग। ओके, इस रिंग की वजह से यहाँ पे अल्डोल कंडेंसेशन कंडेंसेशन पॉसिबल नहीं होता। ठीक है ना, तो आपको ये चीज याद रखनी है। और आपको कौन से इसमें नहीं होगा, दैट इज दैट, अगर आपको मैं सिंपल वर्ड में बताऊं कि एल्डोल कंडेंसेशन पॉसिबल कहाँ कहाँ हो पाता है, कहाँ कहाँ नहीं हो पाता, तो देखिए जो एल्डोल कंडेंसेशन होता है ना, डस नॉट एबल टू गिव प्रोडक्ट और हैवीली और स्टेरिक कंपाउंड। ओके, तो देखिए यहाँ पे आपको प्रॉपर स्टेरिक हिंड्रेंस मिलेगा ड्यू टू दिस बेंजीन रिंग। यहाँ पे तो पूरा खत्म ही हो गया मामला। ओके, ये इज 3 डिग्री, इट इज ओके, 3 डिग्री में तो आप उम्मीद भी नहीं कर सकते। तो सेकंड और जो फोर्थ होता है यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है, और इसमें हम पॉसिबल है। ओके, सो इन दिस इट इज पॉसिबल, पॉसिबल, तो ये दो में होता है, तो दैट इज
फर्स्ट एंड थर्ड वी कैन हैव एल्डोल कंडेंसेशन बट नॉट इन बी एंड टी। ओके, तो इस तरीके से आपको देखना है। तो मैं एल्डोल कंडेंसेशन के ऊपर इस बार थ्योरी पार्ट नहीं बता रहा क्योंकि ये थोड़ा सा बेसिक सा फंडा है। ओके, और आपने ये पढ़ा भी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं, कुछ जो एकदम न्यू लगेगा या फिर उसका आंसर कुछ न्यू मेथड से मैं बता पाऊंगा तो मैं आपको बता दूंगा। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है ट्रीटमेंट ऑफ दिस पी एच ओ सी डबल ओ पी एच। तो हमने ऐसा कुछ क्वेश्चन किया भी था। ओके, और उसकी रिएक्शन करना है विद NaOH सॉल्यूशन। तो अब जब NaOH सॉल्यूशन के साथ पे इसकी रिएक्शन कराएंगे तो आपको क्या मिलेगा। ओके, तो देखिए इसमें बेसिकली जो कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट है ना, दिस वन, ओके, दिस कार्बोनाइल ग्रुप, ये हमारा रिप्लेस हो जाता है विद दैट मिथाइल ग्रुप। ओके, तो चलिए देखते हैं इन दिस रिएक्शन कार्बोनाइल ग्रुप इज रिप्लेस्ड बाय मिथाइल ग्रुप। ओके, तो इस मिथाइल ग्रुप से रिप्लेस हो जाता है और ये एक टाइप की क्लेमेंसन रिडक्शन कह सकते यूज हो रही है इसमें फॉर दिस कन्वर्जन। ओके, तो आपको यहाँ पे बेसिकली साइक्लोहेक्सेनॉन मिलने देखने मिलेगा, बेंजोफेनॉन। ओके, तो इसमें आपको जो ऑप्शन मिलेगा बेसिकली दैट इज ऑप्शन नंबर दिस वन, सोडियम फेनॉक्साइड, एंड ऑप्शन नंबर दिस बेंजोफेनॉन। तो ये दोनों सॉल्यूशन देखने मिलेंगे। ओके, तो इसमें जो रिचेंट यूज होता है ना बेसिकली दैट इज आल्सो फॉर दैट जो हमने पढ़ा था इन क्लेमेंसन रिडक्शन दैट इज जिंक अमालगम एसिड। ओके, चलिए और क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है थ्रू, ओके, क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्जन कैन बी कैरिड आउट बाय द क्लेमेंसन रिडक्शन। ओके, तो इसमें देखिए इसमें आपको बेंजाइड इंटू बेंजाइल अल्कोहल, तो आई थिंक इसमें कुछ नहीं होता। तो इसमें आपको साइक्लोहेक्सेनोन देखने मिलेगा, आपको बेंजोफिनॉन से साइक्लोहेक्सेनोन देखने मिलेगा, और साथ ही साथ वहां पे डाइफिनाइल मीथेन साइक्लो सॉरी डाइफिनाइल मीथेन भी मिलेगा। ओके, सो लाइक फोर्थ ऑप्शन विल बी देयर, और उसी के साथ साथ आपको क्या मिलेगा, साइक्लोहेक्सेनोन एंड बेंजाइड। तो ऐसा कुछ ऑप्शन दिख रहा है क्या आपको, साइक्लोहेक्सेनोन एंड बेंजोफिनॉन। तो आई थिंक दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन। हाँ, दिस वन। तो इस टाइप से आपको ऑप्शन नंबर चेक करना है। तो क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन किस तरीके से कैरिड आउट होती है और उनके बीच कन्वर्जन, इस चीज के ऊपर क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 दिया है थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस नंबर ऑफ एटम्स कैन बी इंक्रीज्ड इन द चेन। ओके, तो इसमें बोला नंबर ऑफ एटम्स, कार्बन एटम की चेन को हमें इंक्रीज करना, तो उसके लिए हमें कौन सी रिएक्शंस करनी होगी। पहला दिया है ग्रिग्नार्ड्स रीजन, फिर कैनिजारो दिया है, फिर एल्डोल कंडेंसेशन दिया है, और ये हेल्बोलार्ड्स जिंक्स की रिएक्शन दिया है। आपने ये पढ़ा होगा HBZ। तो अगर मैं बात करूं वन बाय वन दैट इज ऑफ ग्रिग्नार्ड रीजन, ग्रिग्नार्ड रिएक्शन बेसिकली। ओके, तो इसमें क्या होता है पता है, एडिशन ऑफ ऑर्गो मैग्नीशियम हैलाइड टू अ टर्शियरी और सेकेंडरी अल्कोहल होता है। दैट इज एडिशन ऑफ एन ऑर्गेनो मैग्नीशियम हैलाइड टू फॉर्म और टर्शियरी और सेकेंडरी अल्कोहल। ओके, तो इसमें ऐसा कुछ होता है। फिर अगर हम बात करें कैनिजारो के बारे में, तो इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है बेस का। ओके, जिसमें आपको डिसप्रोपोर्शनेशन देखा जाता है ऑफ दो मॉलिक्यूल। तो हियर डिसप्रोपोर्शनेशन इज सीन, ऐसा कह सकते हैं। अब वही बात कर ले हम एल्डोल कंडेंसेशन के बारे में, एल्डोल कंडेंसेशन के बारे में। तो एल्डोल कंडेंसेशन में क्या देखा जाता है, वो एक टाइप का ऑर्गेनिक रिएक्शन होता है फर्स्ट थिंग। हालांकि सारी रिएक्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है बट इट इज ऑर्गेनिक रिएक्शन, क्योंकि एक इनोलेट आयन जब रिएक्ट करता है एक कार्बोनाइल कंपाउंड से, तब आपको एक बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन या फिर बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन तो फॉर्म होता है, और उसके साथ साथ डिहाइड्रेशन ऑफ दैट कॉन्जुगेटेड इनॉन भी देखा जाता है। तो इन एल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है बेसिकली, इनोलेट आयन रिएक्ट्स with that C double bond of carbonyl compound, okay, to form beta hydroxy ketone with
dehydration to give conjugated in. इस टाइप कुछ फॉर्मेशन होता है यहाँ पे। अब लास्ट स्टोरी के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज हेल्पबॉल और सिंक्स क्रिएशन। तो इसमें आपका जो अल्फा ब्रोमिन, इसमें आपको अल्फा ब्रोमिनेशन देखा जाता है ऑफ दैट कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, हियर अल्फा ब्रोमिनेशन ब्रोमिनेशन इज सीन फॉर द कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ओके, तो यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड में आपको अल्फा ब्रोमिनेशन देखा है, यानी कि आपको पता होगा जब आप कार्बोक्सिलिक एसिड, कोई भी सिंपल सा कार्बोक्सिलिक एसिड उठा लीजिए तो आपको वहां पे दैट सी डबल वन ओ इसके रिस्पेक्ट में दिस वन। ओके, तो इसके रिस्पेक्ट में जो कार्बन होते हैं, अल्फा हो गया, बीटा हो गया और गामा हो गया, बेसिकली अल्फा एंड बीटा कार्बन ही होते, तो उनकी पोजीशन पे आपको ब्रोमिनेशन देखा जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे स्मॉल अमाउंट ऑफ रेड फॉस्फोरस भी डाला जाता है टू गिव दैट अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अब देखिए सारी रिएक्शन मैंने आपको बता दी कि कौन कौन सी रिएक्शन क्या करती है। अब आपको बस चेक करना है कि किस रिएक्शन में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आपके इंक्रीज हो रहे हैं इन अ चेन। ठीक है, अगर मैं बात करूं ग्रीनहार्ड रीजन की, तो उसमें देखिए आपका जो सिंगल टर्शियरी सिंपल अल्कोहल है, तो सॉरी सिंपल कंपाउंड है, तो उसमें आपको टर्शियरी या फिर सेकेंडरी अल्कोहल देखने मिलेगा। तो वहां पे आपको देखिए नंबर ऑफ कार्बन चेन इंक्रीज हो गए, तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट। फिर बात करते हैं सैनिक कैनिजारो रिएक्शन में, तो बल्कि कैनिजारो तो एक टाइप की रिडक्शन रिएक्शन है। ओके, तो ये तो गलत हो गया। फिर बात करते हैं हम थर्ड वन, तो थर्ड वन इज दैट एल्डोन कंडेंसेशन। तो एल्डोन कंडेंसेशन में हमने क्या देखा था, कुछ इनोलेट आयन रिएक्ट करते हैं विद सी डबल बॉन्ड और वहां पे बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बनने लगता है। ओके, तो ये भी एक टाइप की एडिशन रिएक्शन है। ओके, सो दिस इज एंड हेलोलर जिंक रिएक्शन। तो ये इसमें अल्फा प्रोमिनेशन होता है, तो नंबर ऑफ कार्बन से उल्टा डिक्रीज हो जाता, नंबर ऑफ कार्बन डिक्रीज हो जाते हैं, तो इट इज नॉट दैट वन। ओके, सो ऑप्शन विल बी ए एंड सी, जस्ट मार्क इट्स डाउन, ए एंड सी। ठीक है, ओके, चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, दैट लास्ट वन, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है कि बेंजोफिनोन कैन ऑब्टेन बाय, चलिए ये भी देख लेते हैं, बेंजोफिनोन। तो बेंजोफिनोन की रिएक्शन देखेंगे, तो पहला दिया है हमारे पास दैट इज बेंजोल क्लोराइड प्लस बेंजीन AlCl। तो देखिए अगर आप बात करें फर्स्ट वन के बारे में, तो बेंजोइल बेंजोइल क्लोराइड प्लस बेंजीन प्लस AlCl, तो ये एक टाइप की हमारी फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन है, और ये बिल्कुल भी पॉसिबल है, यानी कि हम डायरेक्टली इससे बेंजोफिनोन पॉसिबली गेन कर सकते हैं। ओके, सो फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन, तो ये ट्रू है। ओके, अब बात करते हैं सेकंड वन की, दैट इज बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन क्या कर रहा है, बेंजोफिनोन प्लस डायफिनाइन कैडमियम। ओके, तो ये भी एक टाइप की रिएक्शन होती है जिससे हम अपना बेंजोइल क्लोराइड ऑब्टेन कर सकते हैं। तो उस जब आप सेकंड वाले रिएक्शन कंटिन्यू करेंगे तो आपके पास जो स्ट्रक्चर फॉर्म होगा वो बेंजोइल क्लोराइड कुछ इस तरीके से दिखेगा, दैट इज बेंजोइल क्लोराइड। ओके, तो आपको स्ट्रक्चर में भी दिखा देता हूँ कि बेंजोइल क्लोराइड किस तरीके से दिखेगा। ये आपका बेंजीन हो गया, तो आपका जो ये वाला फॉर्मेशन होता है ये यहाँ पे होता है, एंड दिस वन इज द CuCl कंपाउंड। और जब आप इस बेंजोइन फिनाइल को आप डाइफिनाइल कैडमियम के साथ में अटैच करते हैं, इट इज डाइफिनाइल कैडमियम, तो ये क्या बताएगा आपको, बेंजोफिनॉल देगा, बेंजोफिनॉल। ठीक है, तो बी ऑप्शन इज आल्सो करेक्ट। अब बात करते हैं थर्ड वन की, दैट इज द बेंजोइल क्लोराइड प्लस फिनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। ओके, तो ये ऑप्शन इज रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पे आपको फिनाइल और ये बेंजोइल रिंग आ जाता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा मिसमैनेजमेंट हो जाता है। फिर फोर्थ वन इज दैट बेंजीन प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस ZnCl2। ओके, तो ये कुछ नहीं होता है, इसमें कुछ आपका रिडक्शन हो जाएगा, उल्टा आपको बेंजोफिनॉल चाहिए, तो यहाँ पे जिंक Cl2 और ये कार्बन मोनोऑक्साइड अलग ही अपने साथ में रिएक्शन करते हैं, और बेंजीन के साथ में दैट C डबल बॉन्ड O ग्रुप नहीं आ पाता। ओके, सो इस टाइप से आपको चेक करना। ओके, सो आई थिंक आज के लिए हमने बहुत क्वेश्चंस कर लिए, तो वी आई स्टॉप एट दिस क्वेश्चन नंबर 17 only. So let's see. Okay, one more question is there. So, okay, let's complete it only here only. Question number 18. तो क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटरमीडिएट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन टू द गिवन कार्बोनाइल कंपाउंड। ओके, तो पहले हम देख लेते हैं, जल्दी जल्दी करेंगे सर। दिस इज ए एंड दिस इज बी।
तो ये डबल बॉन्ड हो। ओके, तो ये हमारा कुछ कार्बोनिल कंपाउंड से कनेक्टेड एटम से। ओके, तो अब हमें इसका करना है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो ये बहुत ही इजी होता है, मैं बता रहा हूँ आपको। ये फेवरेट पार्ट होता है सभी लोगों का, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में आपको बॉन्ड्स तोड़ने होते हैं, आप मंगाने होते हैं, और आपको न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रक्चर बनाना होता है। ओके, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, और ये आपको इंटरमीडिएट करना है, इंटरमीडिएट। ओके, तो SN2 SN1 नहीं करना है, यहाँ पे बेसिक इंटरमीडिएट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करना है। तो इसका जो स्ट्रक्चर बनता है ना, कुछ इस प्रकार से बनता है। जैसे कि अगर मैं बात कर लूँ तो इसमें कुछ रेजोनेंस स्ट्रक्चर भी बनेंगे। तो अगर मैं पहला वाला ऑप्शन देखूँ तो आई थिंक इट इज राइट। तो ये जो O नेगेटिव ऐसा रहता है, ये न्यूक्लियोफाइल आपका अटैच हो जाता है, और A जो होता है वो हमारा एक टाइप से वेज पे आ जाता है, और अपना जो B है वो डैश पे आ जाता है। अब इसका उल्टा भी हो सकता है, क्योंकि आपको दोनों टाइप के स्ट्रक्चर मिलेंगे। तो आपको न्यूक्लियोफाइल तो पहले यहाँ पे अटैच होगा, ऑक्सीजन आपका ऐसे नेगेटिव ही रहेगा, और ये जो बी एटम है वो आपका इस बार वैज पे आ जाएगा, और जो ए है एटम वो हमारा डैश पे आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेंगे। क्यों? क्योंकि जो पूरा मॉलिक्यूल है ना, वो एक टाइप का sp2 प्लेनर है। क्या कहना चाह रहा मैं? ऑल दी मॉलिक्यूल इज एन sp2 प्लेनर। ओके, तो एक sp2 प्लेनर मॉलिक्यूल हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम मिलेगा आपको। और यहाँ पे जो कार्बन एटम्स है वो न्यूक्लियोफाइल से जब अटैक करते हैं, तब वहां पे आपको देखने मिलेगा कि ये जो डबल बॉन्ड है वो आपका यहाँ पे चला जाएगा। ओके, और वहां पे ऑक्सीजन नेगेटिव बॉन्ड बन जाता है, और वहीं पे आपको ए और बी के पोजीशन में आपको ओरिएंटेशन देखने मिलेगा। तो ए बेसिकली कभी वेज पे आ जाता है, कभी बी डैश पे आ जाता है, कभी बी वेज पे आ जाता है, कभी ए डैश पे आ जाता है। तो ये बेसिकली ऑल द थिंग्स डिपेंड्स ऑन दैट आइसोमेरिज्म स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर बी मार्क कर सकते हैं आप। अगर इसमें नहीं देखेंगे, ये जो इसमें आपको वेज और डैश यानी कि मॉलिक्यूलरिटी में आपको आइसोमेरिज्म नहीं दिखेगा। ओके, सो आप इसमें डिफाइन नहीं कर सकते। सो ऑप्शन नंबर 3 एंड ऑप्शन नंबर 4 आर नॉट complete for this question. So I think I should finish now. I am out of time. Okay. So thank you all of you. We will meet in next lecture. Bye bye.